नमस्कार मित्रों। जो कुछ भी आपके समक्ष मैंने अब तक प्रस्तुत किया है लघु कथा या कहानी के रूप में, उसे आपका भरपूर समर्थन मुझे मिला है। इसी क्रम में आज मैं दो उन कहानी संग्रहों का उल्लेख करना चाहता हूँ। पहला है बेबसी तथा अन्य कहानियाँ और दूसरा है अपूर्णा तथा अन्य कहानियाँ। बेबसी तथा अन्य कहानियाँ में, जिसका प्रकाशन 2022 में हुआ, देश भर के 12 लब्ध प्रतिष्ठित कहानीकारों ने अपना सहयोग किया और 2002 में प्रकाशित अपूर्णा तथा अन्य कहानियाँ में 25 कहानीकार जो देश भर से थे और उन्होंने अपनी उत्कृष्ट कहानियों को इसमें समेटा। कहानी, ऐसा मैं मानता हूँ कि साहित्य की सर्वाधिक पढ़ी जाने वाली विधा है। कहानी न केवल वर्तमान की बल्कि शुरू से ही, जब से मानव समाज का गठन हुआ या उसकी उत्पत्ति हुई, मनुष्य ने साहित्य और संस्कृति से जुड़ना सीखा। मेरे विचार में सृष्टि की पहली कहानी की रूपरेखा भी तभी बनी थी जब आदिम स्त्री पुरुष का प्रथम सम्मिलन हुआ होगा। कई युगीन यात्राएं श्रुति के पंखों पर तय करने के बाद इसे शब्दों का अवलंबन मिला। कहानियों के जो प्लॉट हैं उसकी कोई सीमा नहीं है, क्योंकि जीवन में घटनाओं की विविधताओं की भी कोई सीमा नहीं है। परंतु प्रेम ने हमेशा अपने हर रूप में मनुष्य की प्रकृति को आकर्षित किया है। प्रेम में कोमलता होती है, प्रेम में कभी कभी द्वेष भी आ जाता है और प्रेम कभी कभी स्वार्थ की बलि भी चढ़ जाता है। परंतु जब प्रेम स्वार्थ और द्वेष से अपने आप को मुक्त कर लेता है तो वो केवल कोमल भाव से सराबोर रहता है और हमारी दिनचर्या को, हमारी प्रकृति को, हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी को बहुत सुकून देता है। प्रेम के अनेक रूप हैं। उन्हीं रूपों में से एक है प्रेम में अपूर्ण रह जाना। परंतु यदि प्रेम में हमने उसकी अपूर्णता में भी संपूर्णता का भान कर लिया, उसे खोज लिया, तो प्रेम केवल और केवल कोमलता का ही प्रतिरूप होता है। आइए इसी संदर्भ में अपूर्णा तथा अन्य कहानियाँ से एक कहानी लेकर आपको सम्मोहित करने का प्रयास करता हूँ। अपूर्णा। पत्नी से सुमेर को कोई शिकायत नहीं थी। वास्तविकता तो यह थी कि पत्नी उसकी हर आदत का हिस्सा थी। उसके हर गलत या सही कदम का थोड़े बहुत विरोध के बाद समर्थन ही करती थी। उसकी हर इच्छा का सम्मान करना पत्नी के लिए अहोभाग्य था। बच्चों के पालन पोषण, रख रखाव में किसी तरह की कमी उसने पत्नी की दिनचर्या में नहीं पाई थी। बहुत सुबह से लेकर रात बहुत देर तक एक सुघड़ गृहिणी के रूप में पत्नी की भूमिका को पाकर वह तृप्त एवं संतुष्ट रहता था। इतना ही नहीं,
पत्नी भले ही अधिक पढ़ी लिखी नहीं थी और ना ही उसे कला, संस्कृति और साहित्य की बारीकियों से कुछ विशेष लगाव था, फिर भी उसकी समर्पित जिज्ञासा इतनी तीव्र थी कि वह पति की साहित्य साधना के पन्नों को खाली समय में उलटने पलटने से पीछे नहीं रहती थी और कभी कभी तो किसी किसी रचना पर अपनी भले ही अपरिपक्व परंतु सामान्य टिप्पणियां भी दर्ज करती थी, जो प्रायः प्रभावशाली भी होती थीं। विवाह के 15 वर्ष बाद आयु के परिपक्व पड़ाव पर आशा भले ही उतनी सुंदर न लगती हो, परंतु जब स्वयं को थोड़ा व्यवस्थित कर लेती थी तो उसके आकर्षण में फिर वही निखार आ जाता था जो विवाह के बाद के 5-7 वर्षों तक रहा था। फिर भी सुमेर आशा को लेकर बहुत उद्विग्न और बेचैन हो जाया करता था। उसकी मानसिक तृष्णा उसे पत्नी के अतिरिक्त पत्नी में से कुछ और प्राप्त करने के लिए आलोड़ित करती रहती थी। ऐसा तो नहीं था कि अपनी किशोरावस्था में वह गोपियों से घिरा रहता था, परंतु प्रेम के मामले में वह हमेशा भाग्यशाली रहा था। आशा भी ऐसे ही एक प्रेम का परिणाम थी जो पिछले 15 वर्ष से उसकी पत्नी और उससे 2 वर्ष पहले तक उसकी प्रेमिका थी। पिछले कुछ वर्षों से इस सफल दाम्पत्य जीवन के होते हुए भी वह अपनी दिनचर्या में एक खालीपन का एहसास कर रहा था। वह चाहने लगा था कि कोई उससे मिलने का समय ले, उसे मिलने का समय दे, उसके साथ बैठकर घंटों बात करे, उसके साथ लंबे घने वृक्षों से घिरे पार्क में दूर तक घूमे, उसकी हथेलियों को पकड़कर उसमें अपना चेहरा समेट ले, उसकी हर गतिविधि, उसकी हर क्रिया पर अपने विचार प्रकट करे, उससे ढेर सारी वे बातें करे जो इस दुनिया की न हों, उसे चुपके से संदेश भेजे, रात बेरात टेलीफोन करे, अपने आप को उसके सामने संवारे, सजे और सम्मोहित कर देने वाली हंसी से उसके परिवेश को पूरी तरह समेट ले, उसके अंतर को टटोले और हर खाली जगह को अपने आत्मीय समर्पण से भर दे, उसकी भावनाओं को आत्मीय संतुष्टि दे। अपनी इस मानसिक पिपासा से सुमेर बहुत बार व्यग्र हो जाया करता था और अपनी व्यग्रता के क्षणों में घर के एकांत बिंदुओं में अकेला बैठकर सपनों की दुनिया में खो भी जाता था। कहते हैं, पत्थर पानी की बूंदों के बार बार पड़ने से ही गोलमटोल हो जाते हैं। हिमांशु उसके जीवन में शायद उसकी इच्छा शक्ति के परिणाम स्वरूप ही आई थी। हिमांशु सुघड़ व्यक्तित्व की सुंदर महिला थी। अपने पति और 2 बच्चों की छोटी गृहस्थी में संपन्नता के सभी सुख उसके पास थे। घर के प्रायः सभी कार्य नौकरों के हवाले थे और बच्चे इतने बड़े होने को थे जो अपना ध्यान स्वयं रख सकते थे। हिमांशु के पास समय था और साहित्य सृजन उसकी प्यास थी। इसी दृष्टि से वह पर्यटन को भी महत्व देती थी, परंतु पति के लिए घर के बाद व्यापार ही सब कुछ था। उन्हें सुबह से शाम तक व्यापार के अतिरिक्त कुछ सूझता ही नहीं था। कहानी, कविता जैसी बेतुकी बातें उनके लिए जीवन के लिए व्यर्थ कार्य थे जिन्हें सिर्फ बेकार लोग किया करते हैं। जीवन में लक्ष्मी को नहीं समेटा तो स्वयं को प्रताड़ित किया, यह उनका दर्शन था। हिमांशु से सुमेर की मुलाकात एक बस में हुई थी जब दोनों के ही परिवार राजस्थान के दर्शनीय स्थलों का भ्रमण कर दिल्ली लौट रहे थे। प्रारंभिक परिचय तो पति से हुआ था, परंतु 7-8 घंटे की लंबी यात्रा में हिमांशु भी उनके वार्तालाप में शामिल हो चुकी थी। आशा ने इस बीच अपना अधिकांश समय सोकर ही काटा था। बात रुचियों की निकली तो साहित्य चर्चा ने अपना प्रमुख स्थान बना लिया। हिमांशु की इस जिज्ञासा का आभास सुमेर को भलीभांति हो गया। उसकी सामयिक कविताओं की कुछ पंक्तियों पर हिमांशु ने बड़ी आत्मीय प्रतिक्रियाएं दी। आप तो प्रकृति को शब्दों में पिरो देते हैं। प्रकृति सुंदर है, यह तो सभी जानते और महसूस करते हैं, परंतु शब्द भी इतने सुंदर हो सकते हैं, प्रकृति के इतने करीब हो सकते हैं, इसकी अनुभूति तो आपकी कविताओं को सुनकर ही होती है। सचमुच बहुत सुंदर लिखते हैं आप।
सुमेर ने देखा जब हिमांशु यह सब कह रही थी तब उसके पति ऊँघ रहे थे। वह भी हिमांशु से प्रभावित हुए बिना न रह सका। सफ़र का रास्ता तय हो गया। दोनों परिवार अपने अपने घरों की ओर विदा हो लिए, परंतु हिमांशु और सुमेर के बीच कुछ अनकहे समझौतों ने अपनी जगह बना ली। अलग होने के बाद सुमेर की मनोदशा उस रुके हुए पानी की तरह हो गई जिसे आगे बहने का कोई रास्ता न मिल रहा था, और यदि अधिक समय तक उसी स्थान पर ठहरा रहता तो अनचाहे जीवों के पनपने की पूरी आशंका थी जो उसकी निर्मलता को दूषित कर सकते थे। दिनों के बीतने के साथ वह और अधिक बेचैन होता गया, पर घर उसे काटने को दौड़ता था। वह लगातार चाहता था कि हिमांशु का कोई संदेश उसे प्राप्त हो। स्वयं को वह इस स्थिति में नहीं पाता था कि हिमांशु के पास जाए या फिर उसे कोई संदेश भेज दे। धीरे धीरे उसकी व्यग्रता निराशा में बदलने लगी कि तभी एक दिन टेलीफोन की घंटी बजी। उसने टेलीफोन उठाकर जब हेलो कहा तो दूसरी तरफ से जैसे संगीत की हजारों सुर लहरियां उसके कानों में संगीत बनकर थिरकने लगीं। वह स्वर हिमांशु का था। उसे एक बार तो विश्वास नहीं हुआ। उसकी हथेलियों का कसाव क्रैडल पर बढ़ गया। हिमांशु ने कहा, कहिए कवि महोदय, कविताओं से फुर्सत मिली या नहीं, या क्या नया कुछ लिखा है आपने? वह समझ नहीं पाया कि क्या उत्तर दे। उसे अपना बहुत कुछ खोया हुआ मिल रहा था। उसने मन मस्तिष्क के सभी तार एक साथ झंझना रहे थे। उसकी इच्छा हुई कि वह हिमांशु से कहे, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, मैं तुमसे बातें करना चाहता हूँ, मैं अपने अनेक क्षण तुम्हारे साथ बांटना चाहता हूँ, मुझे तुम्हारी बेहद ज़रूरत है हिमांशी। परंतु प्रत्यक्ष में वह केवल इतना ही कह पाया, कहाँ थीं इतने दिन तक आप? हम गृहस्थी के अलावा कहाँ हो सकते थे? इतने दिनों तक याद क्यों नहीं किया आपने? याद तो कर लेते थे सफ़र के साथी को, परंतु इतने दिन घर से बाहर रहने के बाद बिखरे हुए घर को समेटने में समय तो लगता है ना। आज कहीं जाकर फुर्सत के कुछ क्षण मिले हैं तो सोचा आपकी कविता का हालचाल ही पूछ लिया जाए। तो कविता फुर्सत का मन बहलाव है। छोड़िए इन बातों को। कुछ नया लिखा क्या इस बीच? कुछ विशेष तो नहीं, परंतु इरादा अवश्य है। बातों का यह सिलसिला कुछ देर तक चलता रहा। उसने फ़ोन पर फिर बात करने की अनुमति लेकर फ़ोन रख दिया। फिर जब भी फ़ोन की घंटी बजती तो किसी किशोर प्रेमी की तरह उसके हृदय की धड़कन बढ़ जाती। उसकी आवाज़ मात्र से उसका हृदय थिरकने लगता। उसकी कलम फिर चल निकली। नई लिखी रचनाओं पर विचारों का आदान प्रदान होता। बातचीत के सभी विषय सहज और उत्फुल्ल होते। बातें साहित्य के पन्नों से निकलकर जीवन के विभिन्न पक्षों से होते हुए राजनीति के अवसान तक जाती। समाज और सामाजिक संबंधों पर चर्चा होती। पति पत्नी के रिश्तों पर बात होती। शहर में लगी प्रदर्शनियों पर टिप्पणियों के बीच अंतहीन बातें होती, परंतु कभी प्रेम की चर्चा नहीं होती, और इससे कभी कभी सुमेर खिन्न हो जाया करता। उसने तय कर लिया कि इस बार जब भी हिमांशु का फ़ोन आएगा वह उससे प्रेम की अभिव्यक्ति ही करेगा। पुरुष होने के नाते यह तो उसे ही करना होगा। इतना तो उसे समझना चाहिए कि नारी का सहज लज्जा भाव कभी उसे पर पुरुष के साथ प्रेम का आग्रह नहीं करने दे सकता। यह तो उसका ही अधिकार है और शायद कर्तव्य भी। शायद भाग्य भी उसकी इच्छाओं का सम्मान कर रहा था। जब वह अपनी इसी इच्छा को मूर्त रूप देने पर विचार ही कर रहा था कि तभी टेलीफोन की घंटी बज उठी। उसने उन्मुक्तता से रिसीवर उठाया और मुंह से लगाकर बोला, हेलो। दूसरी ओर से हिमांशु के संगीतमय स्वर ने एक हल्की सी हंसी के साथ कहा, सुप्रभात। उसके स्वर में चंचलता थी। कैसी हो हिमांशु? उसने आत्मीयता से कहा। ठीक ना होती तो फ़ोन कैसे करती जनाब को? बोलो, क्या कर रहे थे? बस तुम्हें याद ही कर रहा था। मुझे? भला वह क्यों? मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया है कि मुझे याद किया जाए। तुमने मेरे परिवेश को झंकृत कर दिया है हिमांशी।
मुझे प्रकृति के हर रंग में तुम्हारी छवि दिखाई देने लगी है। मैं तुम्हें प्यार करना लगा हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे भी प्यार करो। सुमेर एक ही सांस में अपने मन के कोने में दबी हर बात को खुलकर कह गया। आयु के 40वें वर्ष में एक पत्नी का पति और 2 बच्चों का पिता यह ऐसा कैसे कर पाया, वह स्वयं भी नहीं समझ पाया। इसके बाद वह डर से सहम भी गया, परंतु उसने रिसीवर थामे रखा। उसके बाद दोनों के वार्तालाप में चुप्पी छा गई। हिमांशु ने न तो टेलीफोन बंद किया और न ही कुछ बोली, न ही उसने सुमेर से अपनी नाराज़गी व्यक्त की और न ही स्वीकृति के 2 शब्द कहे। कुछ बोलो ना हिमांशी, सुमेर बड़बड़ाया। उसकी नर्वसनेस पर हिमांशु खिलखिलाकर हंस पड़ी और बहुत देर तक हंसती रही। हिमांशु की हंसी ने उसे असमंजस में डाल दिया। वह बेचैनी और डर से कांपने लगा। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे या कहे। इसी बीच हिमांशु की हंसी अचानक रुक गई। हंसी रुकने के साथ ही सुमेर कुछ सहज हुआ, परंतु संशय का कारण वह नहीं जान सका। हिमांशु कुछ नहीं कर रही थी। सुमेर ने सफाई देने की मुद्रा में फिर कहना शुरू किया, हाँ हिमांशु, तुमने परिचय से पहले मुझे अपने चारों ओर एक खालीपन का एहसास होता था। तुमसे मिलने के बाद मुझे लगने लगा कि मेरे अकेलेपन को भरने वाला कोई तो है। गृहस्थी की निरस्ता में ठहराव है, प्रेम की चंचलता में जीवन की गति है। इस बीच हिमांशु भी जैसे सहज हो चुकी थी। सुमेर का कथन समाप्त होते ही उसके शब्द शिला पर किसी अमिट लेख की तरह उभरे। कवि महोदय, आपने अपना प्रेम निवेदन एक विवाहिता भारतीय नारी से किया है। यह सत्य है कि आप मेरे लिए पराये पुरुष हैं और आपसे अटखेलन हमारी संस्कृति का अंग नहीं है, परंतु मैं एक विवाहिता के साथ साथ एक स्त्री भी हूँ। मैं मात्र हाड़ मांस नहीं, मेरा एक हृदय है और उसमें भी भावनाएं करवटें लेती हैं। आपसे बात करना, आपके अंतर्मन को टटोलना और आपके अंतर्मन को खोलना, अपने अनुभवों और जिज्ञासाओं को आपके साथ बांटना मुझे बेहद भला लगता है। आपके साथ चुटीली बातों में मुझे कई बार वही आनंद आता है जो कोई प्रेमिका अपने प्रेमी से पाती होगी। यद्यपि मुझे अपने वैवाहिक जीवन में वह सभी सुख प्राप्त हुए हैं जिसकी आशा या आवश्यकता किसी भी स्त्री को होती है, परंतु आपकी ही तरह कभी कभी मैं भी एक रिक्तता का एहसास करती हूँ। मैं भी चाहती हूँ कि मैं एक षोडशी बाला बन जाऊँ, भावना लोक में बहकर परियों के देश में घूम आऊँ। मेरा भी एक ऐसा राजकुमार हो जो रथ पर सवार होकर मुझे दुनिया जहान की सैर कराए, मेरी तारीफ़ करे, मुझसे अपनी तारीफ़ सुने, परंतु ऐसा हो नहीं पाता। तब ऐसे रिक्त क्षणों में मैं अपने परिवेश की रिक्तता अपने पति महोदय में ही ढूंढती हूँ। मैं जानती हूँ ईश्वर की इस सृष्टि में कोई भी इकाई पूर्ण नहीं है। हरेक को पूर्णता दूसरे के सहचर्य से ही प्राप्त होती है। प्रकृति पूर्ण है, परंतु उसमें भी यह पूर्णता अपने सभी घटकों को मिलाकर प्राप्त की है। हम तो मात्र इकाई हैं। हमारी अपूर्णता ही तो हमारे अंदर कुछ नया पाने, कुछ नया करने की प्यास जगाता है। यही तो हमारी ऊर्जा है, हमारी शक्ति है। पूर्ण होते ही तो इकाई निष्क्रिय हो जाती है। हम अपूर्ण रहें तभी गतिमान रहते हैं। गति ही ऊर्जा है, ऊर्जा जीवन का स्रोत है। मैं आपकी भावनाओं का अपमान नहीं करना चाहती। आप मुझसे अपने जीवन की अपूर्णता भरना चाहते हैं, यह आपका भ्रम है। क्या आप नहीं जानते कि पृथ्वी केवल सूर्य का और चांद केवल पृथ्वी का ही चक्कर क्यों लगाता है? वे अपना केंद्र क्यों नहीं बदलते? शायद इसीलिए कि वे उसके ही घटक हैं। उनसे अलगाव उनका अस्तित्व नष्ट कर देगा। वे एक दूसरे से बंधकर एक दूसरे को पूर्ण बनाते हैं। हमें भी अपनी पूर्णता वहीं प्राप्त होगी जहां हम हैं। सुमेर के पास कोई उत्तर नहीं था। उसे हिमांशु की सरल विचारधारा से इस बौद्धिक दर्शन की अभिव्यक्ति की कल्पना नहीं थी। वह उसकी पवित्रता से चकित था। हिमांशु उससे और अधिक सहज लगने लगी थी, जिससे वह बिना किसी कुंठा के बात कर सकता था।
रिसीवर अभी भी उसके कान से लगा था। तुम जब चाहो मुझे फ़ोन कर सकते हो, हिमांशु ने कहा और फ़ोन रख दिया। सुमेर ने स्वयं को सभी प्रकार के तनावों से मुक्त पाया। आशा, एक कप चाय लाकर मेरे पास बैठो, तुम्हें कुछ नया सुनाना चाहता हूँ। उसने पत्नी को आवाज़ लगाई और नई कविता में डूब गया। धन्यवाद मित्रों, आशा है आपको ये पसंद आई होगी। जय माँ शारदे, जय माँ भारती।